Good afternoon, students. Today I am going to start chapter 2 of Statistics for Economics, which is first part of class 11 CBSE Economics, and name of this chapter is Collection of Data. मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये फर्स्ट पार्ट है क्लास 11 CBSE इकोनॉमिक्स का और इस चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट what are the different contents which we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स है, वो कौन कौन से कंटेंट्स है जिसको हमको स्टडी करना है. तो इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी स्टैटिस्टिकल एजेंट्स, देन सोर्सेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ डेटा, then precautions in making a good quality questionnaire, then we'll study modes or methods of data collection, then about universe which is also known as population as well as sample, then census survey and sample survey, then some important agencies which collect the data in India, and lastly we'll try to understand about National Sample Survey Organization. So these are the main topics which we have to study in this chapter. In this video, which is the first video of this chapter, I'm going to cover first three topics of this chapter, which are statistical agents, sources or types of data, and precautions in making a good quality questionnaire. So these three topics I'm going to cover in this video. इस वीडियो में पहले तीन टॉपिक्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एजेंट्स, दूसरा सोर्सेज ऑफ डेटा और तीसरा पढ़ेंगे प्रिकॉशंस इन मेकिंग अ गुड क्वालिटी क्वेश्चनेयर. तो ये टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिकल एजेंट्स. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिकल एजेंट्स कौन होते हैं. एक्चुअली those individuals who are engaged in statistical activities, these are known as statistical agents. ऐसे सारे इंडिविजुअल्स जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एजेंट्स. एंड वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा. बहुत सारी जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें से एक एक्टिविटी होती है कलेक्शन ऑफ डेटा. और दो एजेंट्स होते हैं या दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जो कलेक्शन ऑफ डेटा के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इन दोनों इंडिविजुअल्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एजेंट्स. एंड दीज टू स्टैटिस्टिकल एजेंट्स which are engaged in the process of data collection are very important for data collection. मतलब डेटा कलेक्शन का प्रोसेस तभी हो पाएगा जब ये दोनों स्टैटिस्टिकल एजेंट्स अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको ठीक तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करें, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से शोल्डर करें. तो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी का जो एक एक्टिविटी आउट ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा, वो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी तभी हो पाएगी जब ये स्टैटिस्टिकल एजेंट्स जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको ठीक से निभाएंगे. अब हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि स्टैटिस्टिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. पहले को बोलते हैं एन्यूमरेटर हु आर ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टिगेटर, और सेकेंड आर रिस्पॉन्डेंट्स. फर्स्टली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हु आर द एन्यूमरेटर आर इन्वेस्टिगेटर्स. इन्यूमरेटर इज़ दैट पर्सन हु कलेक्ट्स द डेटा. ऐसा व्यक्ति जो डेटा को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर. द पर्सन हु कलेक्ट्स द डेटा इज नोन एज एन्यूमरेटर. मतलब डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट करने जाता है उस व्यक्ति को बोलते हैं एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर. एंड सेकेंड स्टैटिस्टिकल एजेंट इन प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन इज रिस्पॉन्डेंट. द पर्सन हु प्रोवाइड्स द डेटा इज नोन एज रिस्पॉन्डेंट. जो व्यक्ति डेटा प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, suppose I want to collect the data regarding marks obtained by class 11 economics students. मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ कि क्लास 11 के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स मिले हैं. इस डेटा को मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ. मैं डेटा कलेक्ट करने आपके पास आऊँगा, आपसे डेटा कलेक्ट करूँगा, तो मैं इस केस में क्या हो जाऊँगा, एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर. और मार्क्स का डेटा किसके पास है, स्टूडेंट्स के पास है, आप लोगों के पास है. आप लोग यदि मुझे डेटा प्रोवाइड करते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको कितने मार्क्स मिले, तो यू आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द डेटा. सो इन दिस केस यू विल बी नोन एज रिस्पॉन्डेंट्स. जो डेटा प्रोवाइड करता है वो रिस्पॉन्डेंट होता है जिससे, और जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर. इज दिस क्लियर? तो अब तक हमको ये पता चल चुका है कि डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में टू स्टैटिस्टिकल एजेंट्स आर इन्वॉल्व. फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर, सेकेंड रिस्पॉन्डेंट्स. ये समझने के बाद यदि आपको डेटा कलेक्ट करना है
तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। तो नेक्स्ट हमको यही स्टडी करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल विच वी कैन गेट। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इसी को हमको डिटेल में स्टडी करना है। तो नेक्स्ट हमको ये देखना है व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, दोनों का साथ साथ कंपैरिजन करेंगे और इसे दोनों में यदि कभी डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट थिंग ऑल्सो, एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टू डेटा आर। ये दोनों डेटा क्या होते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम अपने अंदर ये भी एबिलिटी बिल्टअप करेंगे कि यदि दोनों में कभी डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में तो उसको भी हम कर सके। पहला प्राइमरी डेटा, फर्स्ट पॉइंट, these are those data which are collected by investigators directly from respondents। ऐसा डेटा जिसको कलेक्ट करने के लिए रिस्पोंडेंट फील्ड में जाता है, सॉरी इन्वेस्टिगेटर फील्ड में जाता है और रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करता है। इस तरह के डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा। एंड दीज आर दोज डेटा, सेकेंडरी डेटा, दीज आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसीज आर इंडिविजुअल एंड आर यूज्ड बाय सम अदर। मतलब ये ऐसा डेटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर जाके डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट नहीं करते हैं, किसी और ने डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से जाके रिस्पोंडेंट ने यदि डेटा नोट कर लिया तो इस तरह के डेटा को बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट टोटल वीट प्रोडक्शन इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। हमको पता करना है कि प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट में टोटल वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो इस केस में वी वांट टू फाइंड आउट दिस थिंग, तो हम क्या हो गए, इन्वेस्टिगेटर हो गए। और इसका डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, किसके पास अवेलेबल होगा, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स होंगे वो इस केस में हो जाएंगे रिस्पॉन्डेंट्स। सपोज आई एम गोइंग टू डिफरेंट फार्मर्स and from these farmers of Prayagraj district, directly I am asking that how much quantity of wheat they have produced, and I am noting these data down in my notebook or somewhere। तो इस तरह का जो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, इस तरह से जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह के डेटा को बोलेंगे प्राइमरी डेटा, क्योंकि डायरेक्टली मैं रिस्पोंडेंट्स के पास जा रहा हूँ। इस केस में रिस्पोंडेंट्स कौन है, फार्मर्स ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, और उनसे मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कब होगा, सपोज आई एम नॉट गोइंग टू फार्मर्स डायरेक्टली, आई एम गोइंग टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ऑब्वियसली चूंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा डेटा उसके पास अवेलेबल होगा। तो प्रयागराज का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके पास वीट प्रोडक्शन का डेटा अवेलेबल होगा, प्रयागराज में कितना हुआ है टोटल वीट प्रोडक्शन। मैं वहाँ गया और वहाँ से डेटा मैंने नोट डाउन कर लिया। तो अभी क्या हुआ है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने इस डेटा को फार्मर्स के पास जाके कलेक्ट किया होगा। और अब मैं फार्मर्स के पास नहीं जाके इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विच हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, उसके पास जाके वहाँ से डेटा नोट कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो डेटा होगा उसे बोला जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा के केस में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट्स के पास नहीं जाता है, किसी और एजेंसी के पास जाता है जिस एजेंसी ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, और वहाँ से वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं, इस तरह का जो डेटा कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब सेकेंड डिफरेंस दोनों में देखते हैं। प्राइमरी डेटा इज नोन एज फर्स्ट हैंड डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा के केस में being a investigator, I am going to respondents directly, and from them I am collecting the data first time। firstly मैं जा रहा हूँ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट हैंड डेटा हो गया। एंड सेकेंडरी डेटा इज सेकेंड हैंड डेटा, क्योंकि ऑलरेडी किसी जैसे जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने लिया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया हुआ है और वो डेटा किसी पर्पस के लिए उसने यूज़ किया होगा। अब उसी डेटा को मैं उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फाइंड आउट करके उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। तो ये एक तरह का फर्स्ट हैंड डेटा नहीं हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिनल डेटा नहीं है, ये एक तरह का सेकेंड हैंड डेटा हो गया, जो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया और वहाँ से जाके मैंने नोट किया। तो इसको बोला जाएगा सेकेंड हैंड डेटा। थर्ड, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी। प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा टाइम भी लगता है, एंड कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम एंड मनी। लेकिन सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन में टाइम भी कम लगता है, मनी भी कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट टोटल वीट प्रोडक्शन इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड आई वॉन्ट टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा फॉर दिस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू ईच एंड फार्मर्स फैमिली ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के हर फार्मर्स की फैमिली के पास जाके उनसे पूछना होगा कि उन्होंने कितना वीट का प्रोडक्शन किया और उसको नोट डाउन करना होगा। तो इस प्रोसेस में
मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा एज वेल एज आई विल हैव टू स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि जब फार्मर्स फैमिली को अप्रोच करूँगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़ेगा, जो भी मोटर व्हीकल में यूज़ करूँगा उसमें ज़्यादा फ्यूल मुझे खर्च करना होगा, एज वेल एज जब डेटा कलेक्शन करूँगा थ्रू आउट द डे तो मुझे रिफ्रेशमेंट पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब लंच ब्रेकफास्ट पे भी पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा, तो ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड होगा और ज़्यादा टाइम। बट यदि मैं सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ तो दिस टाइम आई विल नॉट गो टू फार्मर्स फैमिली बट आई विल गो टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे डेटा अवेलेबल रहेगा, नोट डाउन करूँगा, घर वापस आ जाऊँगा। तो देख रहे हैं इस प्रोसेस में टाइम भी कम लगेगा, केवल एक ही जगह जाना है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास डेटा कलेक्ट करना है, घर वापस आ जाना है, तो ये विद इन 1 आवर विद इन 2 आवर हो जाएगा। तो टाइम भी कम लगेगा और मनी भी कम लगेगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट कम बेयर करना पड़ेगा, केवल उतना ही फ्यूल या मोटर व्हीकल में उतना ही फ्यूल का खर्चा मुझे बेयर करना पड़ेगा जितना कि लगेगा जाने के लिए मेरे घर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, केवल एक ही जगह जाना है, पैसा भी कम लगेगा इसमें। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा पे फिर आते हैं। इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल एंड इट इज़ सेकेंडरी डेटा इज़ लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल। सेकेंडरी डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसको कलेक्ट करते समय कितना एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का लेवल मेंटेन किया गया था, बिकॉज सेकेंडरी डेटा इज दैट डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड बाय सम अदर इंडिविजुअल और बाय सम अदर एजेंसी। किसी और एजेंसी या इंडिविजुअल ने कलेक्ट किया और वहाँ से जाकर मैं नोट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि उस एजेंसी ने जिसने डेटा को कलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन हाउ मच एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी वॉज मेंटेन्ड, कितना रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी मेंटेन किया गया था, इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है। लेकिन प्राइमरी डेटा मैं खुद ही कलेक्ट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कलेक्ट दिस डेटा myself and I'm collecting this data directly from respondents। तो इस केस में मैं रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पूरा क्या करूँगा, मेंटेन करूँगा। इसलिए प्राइमरी डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी डेटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी दोनों क्या होती है, कम होती है। प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या होता है, मतलब प्राइमरी डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स, और सेकेंडरी डेटा हमको रिस्पॉन्डेंट्स के पास नहीं जाना है, किसी और एजेंसी ने डेटा को कलेक्ट किया है और उसे पब्लिश कराया है या प्रिंट कराया है, मतलब ये प्रिंट मटेरियल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई डेटा छपा हुआ है, उसको हमने नोट कर लिया, न्यूज़पेपर ने उस कि जो ऑफिशियल्स हैं उस डेटा को उन लोगों ने कलेक्ट किया होगा, वहाँ से मैं नोट कर रहा हूँ। कोई मैगज़ीन है, उसने डेटा कलेक्ट कराया है, मैगज़ीन के ओनर ने या जो भी ऑफिशियल्स हैं मैगज़ीन के या जो भी वर्कर्स हैं, और उसको मैगज़ीन में प्रिंट कराया है, वहाँ से नोट कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट कराते हैं और फिर अपने रिपोर्ट्स में उसे पब्लिश करते हैं, वहाँ से मैंने नोट कर लिया। या रिसर्च पेपर्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो पहले जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, रिसर्च में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होगा और उस डेटा को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरह का जो सोर्स होता है, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, मतलब जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो डेटा अवेलेबल होता है वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स होता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर यदि हमको कोई रिसर्च करना है, इफ़ वी वांट टू डू सम रिसर्च, तो कौन सा डेटा हमको कलेक्ट करना चाहिए, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? देखिए, प्राइमरी डेटा यदि आप कलेक्ट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कम होगी। तो यदि एक ऐसा डेटा आपके पास है जिसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा है, तो जो रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि सेकेंडरी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कम है, इसलिए रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी क्या होगी, कम। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी रिसर्च वो कर रहा है उस रिसर्च से जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी एक्यूरेट एंड रिलायबल। इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज आर बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा। तो अब से इस चैप्टर में जो भी हम स्टडी करेंगे, जिस भी डेटा के बारे में बात करेंगे, जिस भी डेटा के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, वो किस डेटा के बारे में होगा, प्राइमरी डेटा। बिकॉज रिसर्चेज जो होते हैं जनरली वो सेकेंडरी डेटा बेस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज आर बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा। तो इस चैप्टर में आगे जो भी फर्दर स्टडी करेंगे, दोज स्टडीज विल बी रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इज दिस क्लियर? प्राइमरी डेटा के कलेक्शन पे सारी स्टडीज़ बेस्ड होंगी, क्योंकि प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि प्राइमरी डेटा यदि हमको वी हैव डिसाइडेड दैट out of primary and secondary data, primary data is better because it provides accurate and reliable result. That is why we are interested in the collection of primary data. So अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं सर्वे। सर्वे क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स। वो प्रोसेस जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेटर्स रिस्पॉन्डेंट्स से डेटा कलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को सर्वे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
सपोज़ यही एग्जांपल लेता हूँ कि आपके क्लास 11 इकोनॉमिक्स मतलब क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का डेटा मुझे कलेक्ट करना है। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैं आपके पास आऊँगा। यदि प्राइमरी डेटा, ऑब्वियसली अब हम सारे किस तरह के डेटा की बात करेंगे, प्राइमरी डेटा। तो मैं आपके क्लास में आऊँगा और आपसे मार्क्स पूछूंगा और नोट कर रहा हूँ। तो जब मार्क्स पूछ के आपसे नोट कर रहा हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इसी प्रोसेस को बोला जाएगा सर्वे। जब मैं आपके क्लास में आया और आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कितने कितने मार्क्स मिले और उसको कहीं नोट कर रहा हूँ, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सर्वे। इज दिस क्लियर? अब सर्वे के बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सर्वे में हम करते क्या है। व्हेन वी डू सम सर्वे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, हम क्या करते हैं, अपने टारगेट ग्रुप के पास जाते हैं, मतलब रिस्पॉन्डेंट्स के पास जाते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए वी विल हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस। ऐसा तो नहीं कि अपने टारगेट ग्रुप के पास जाके आप खड़े हो गए और वो डेटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप ही से क्लास 11 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट से इकोनॉमिक्स के मार्क्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो ऐसा थोड़े ना होगा कि मैं आया, आपके पास खड़ा हो गया और कुछ बोल नहीं रहा हूँ और आप डेटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्यों आया हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस। डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, रिस्पॉन्डेंट्स से इन्वेस्टिगेटर को कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि कम डेटा कलेक्ट करना है तो कम क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं। तो यदि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारे क्वेश्चंस हमको रिमेंबर न रहे। सपोज वी हैव टू आस्क 10 क्वेश्चंस टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। सर्वे में हमको 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स? यदि सर्वे करने जाता हूँ और उसमें 10 क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं उनसे, क्योंकि 10 इन्फॉर्मेशंस मुझे कलेक्ट करनी है, तो क्वेश्चन पूछते समय क्या ऑल 10 क्वेश्चंस मुझे रिमेंबर रहेंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं भूल जाऊँ पूछना। तो इस तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए इसे बचने के लिए क्या करना होता है, पहले हम सोच लेते हैं, फ्रेमिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, और उन क्वेश्चंस को एक पीस ऑफ पेपर पे नोट कर लेते हैं। यही जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम नोट करते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे, इसी को बोलते हैं क्वेश्चनियर, ठीक है। तो क्वेश्चनियर क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच आर टू बी आस्क्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि रिस्पॉन्डेंट्स को पूछना होता है, रिस्पॉन्डेंट्स से पूछना होता है इन्वेस्टिगेटर्स को, ठीक है। अब क्वेश्चनर आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को एक पीस ऑफ पेपर पे नोट कर लेंगे। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को क्वेश्चनर बोला जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रोसेस है। तो जितना आसान सुनने में लग रहा है, क्वेश्चनर बनाना इतना आसान होता नहीं है। यदि आप अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चनर बनाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का डेटा आपको मिलेगा, रिसर्च आपका अच्छा होगा। इफ़ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, then you will not be able to get quality data, and without having quality data you cannot do a good quality research। तो अच्छा रिसर्च करने के लिए गुड क्वालिटी डेटा चाहिए, अच्छा डेटा चाहिए। अच्छे डेटा के लिए क्वेश्चनर भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रिकॉशंस हम लेंगे तो अच्छी क्वेश्चनर बनेगी। तो नेक्स्ट हमको यही स्टडी करना है, प्रिकॉशंस इन मेकिंग अ गुड क्वालिटी क्वेश्चनर। एक अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चनर बनाने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन, द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग। क्वेश्चनर बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चनर में अननेसेसरली बहुत सारे क्वेश्चंस को जो कि रिक्वायर्ड नहीं है उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि फार्मर्स के पास या पब्लिक के पास आप सर्वे करने जाते हैं एंड इफ़ यू स्टार्ट आस्किंग मेनी क्वेश्चंस, इट मे बी पॉसिबल दैट मेनी पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पीपल रिस्पॉन्ड ही नहीं करें, क्योंकि इतने सारे आप क्वेश्चंस पूछने लगेंगे तो लोग के लिए हैक्टिक हो जाएगा और बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो बिना उत्तर दिए ही चले जाएंगे या आपसे कहेंगे कि हमसे सर्वे मत करिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट, आई एम नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू प्रोवाइड टू आंसर दीज मैनी क्वेश्चंस। इसीलिए क्वेश्चनर में ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ appropriate number of questions should be included। केवल appropriate number of questions, unnecessarily बहुत सारे questions include नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चंस लिखते समय स्टार्टिंग में जनरल क्वेश्चन, जैसे मार्क्स आपको कलेक्ट, मार्क्स का डेटा कलेक्ट करना है स्टूडेंट से, तो पहले नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, सेक्शन, पेरेंट्स, नेम ऑफ पेरेंट्स, देन सब्जेक्ट, देन टोटल मार्क्स, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस तरह से जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, मार्क्स कितना स्टूडेंट को मिला है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पहले आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिख दें कि हाउ मच मार्क्स हैव बीन ऑब्टेन्ड
whether subject has been opted or not, तो पहले आप स्पेसिफिक पूछ लिए कि कितने मार्क्स मिले, फिर पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सब्जेक्ट ऑप्ट किया गया कि नहीं। तो ये तो बहुत ही मतलब एक तरह का हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी एक तरह का। और जो रिस्पोंडेंट होगा वो हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम उसको हो जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स मिले और फिर पूछ रहे हैं सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है कि नहीं। तो पहले जनरल क्वेश्चन कि वेदर स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड सब्जेक्ट और नॉट, जनरल क्वेश्चन, देन स्पेसिफिक, इफ़ येस देन हाउ मच मार्क्स ही हैज़ ऑप्टेंड या शी हैज़ ऑप्टेंड। तो इस तरह से जनरल टू स्पेसिफिक हमको मूव करना चाहिए। नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। जितने भी क्वेश्चंस आप इंक्लूड किए हैं सब प्रिसाइज होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। मतलब वो क्या होने चाहिए, उनका मीनिंग स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स या जो भी रिस्पॉन्डेंट्स है वो समझ जाएं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चंस प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, ऐसा क्वेश्चन जिससे उसका मतलब ही नहीं समझ में आए या उसकी कई सारी मीनिंग्स निकलती हो। इस तरह के क्वेश्चन से यदि आप पूछेंगे तो रिस्पोंडेंट्स अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चनेयर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए जिसमें आंसर का लीड हो या आंसर को वो हिंट कर रहा हो। जैसे मुझे पता करना है कि एक सर्वे कर रहा हूँ कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी है, जो क्रिकेटर है, तो मुझे ऐसे पूछना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेट क्रिकेटर विराट कोहली, तो इसमें विराट कोहली के साथ एक एडजेक्टिव मैंने जोड़ दिया ग्रेट क्रिकेटर। मतलब मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस बताइए और ये भी जान लीजिए कि वो ग्रेट क्रिकेटर है। मतलब आपके ऊपर मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको आंसर पॉजिटिवली ही देना है, क्योंकि ग्रेट क्रिकेटर है तो आप कैसे कहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस खराब है। मतलब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। और इस केस में क्या हो सकता है कि ऐसे लोग जिनको विराट कोहली की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना लगती हो, ग्रेट क्रिकेटर लिख देने के कारण वो लोग भी मजबूरी में क्या लिख दें कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इस तरह से जो डेटा होगा वो नेचुरल डेटा हमको मिलेगा नहीं और रिसर्च हमारा अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। लास्ट, द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव टू आंसर्स। क्वेश्चन में आंसर के अल्टरनेटिव्स नहीं होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, जैसे मुझे पता करना, सर्वे करना है कि क्लास 12 के बाद आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, तो मैं ये पूछूंगा व्हाट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर क्लास 12। इस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये पूछूं कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर क्लास 12, वेदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजर, या वुड यू लाइक टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजर आफ्टर क्लास 12। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्लास 12 के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या मैनेजर बनना चाहते हैं। तो इस तरह का अल्टरनेटिव्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ये दोनों नहीं बनना चाहते हैं, वो कोई तीसरा कैरियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, लेकिन उनका वाला ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। इसीलिए क्वेश्चन ओपन एंडेड होना चाहिए। मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं उसे लिखिए। इस तरह से नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा। तो इस तरह से ये प्रिकॉशंस है जो क्वेश्चनर में आपको लेनी चाहिए। इज इज क्लियर? तो मैंने आपको आज क्या बताया सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एजेंट्स कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, रिस्पोंडेंट्स, देन सोर्सेज, टाइप्स ऑफ डेटा, दो तरह का, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फिर मैंने बताया प्राइमरी डेटा इज बेटर वन, दैट इज वाई इन मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज प्राइमरी डेटा इज यूज्ड। सो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सर्वे करते हैं, सर्वे करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाना पड़ता है, क्वेश्चनेयर बनाने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेते हैं ये मैंने बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।